Assalamualaikum students. Here is Shahid Ali, your MD-CAT biology teacher. Today's our topic of discussion is respiratory system. Lecture number 1, human respiratory system. Lecture number 1. आज इसको डिस्कस किया जाएगा. तो learning outcomes we have to discuss here in this lecture number 1. We will discuss the functions of main parts of the respiratory system. Human respiratory system जो है इसके main parts को discuss किया जाएगा यहाँ पर. तो आगाज़ करते हैं वन बाय वन इन पोर्शंस को देखेंगे हम. सबसे पहले तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड द आउटर एनवायरनमेंट. ब्लड और आउटर एनवायरनमेंट के दरमियान जो गैसियस एक्सचेंज करवाने वाला सिस्टम है उसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जानवरों के यहाँ, जो कि इस ऑक्सीजन को हर सेल तक लेकर जाएगा और हर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर आएगा. अब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर नॉस्ट्रल्स आ जाएंगे, नेजल कैविटी और फेरिंग्स, ऑलमोस्ट बाहर वाला रीजन जो है, और उसके बाद चेस्ट कैविटी में एंटर होने पर इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम या इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं. इंक्लूड लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स. दोनों जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं आमतौर पे इन दोनों के जो इन्फेक्शंस होती हैं ना उसके कॉजेटिव एजेंट भी वेरी करते हैं, इसलिए थोड़ी सी वेरिएशन यहाँ पर बहरहाल मौजूद है. रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स लंग्स एंड एयर पैसेजवे. अगर हम इन जनरल बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली लंग्स और लंग्स के साथ जुड़ी हुई जो हवा की नालियां हैं इन पर मुश्तमिल सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम देते हैं या फिजिकल रेस्पिरेटरी सिस्टम का नाम देते हैं. देन एयर पैसेजवे, इसको एक और तरीके से यहाँ बयान किया गया. तो इसमें नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटीज़, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एंड पे जाके एल्व्यूलर डक्ट्स विच अल्टीमेटली लीड इनटू द एल्व्यूलर सैक्स. तो ये बहुत सारे एल्व्यूलाई मिलकर एयर सैक्स भी बना दिया करते हैं. तो ये एयर पैसेजवे के कंपोनेंट्स हैं, कंटेंट्स हैं. यहाँ हम वन बाय वन चीज़ों को डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे नोज़ के बारे में तज़किरा किया जाएगा. तो ओनली द एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सटर्नल विजिबल पार्ट, सिर्फ एक ये वाहिद विजिबल पार्ट है बाहर वाली साइड पर. वैसे तो मुंह खोल के हमें फेरिंग्स का किसी हद तक जो है ना वो नज़ारा होगा, लेकिन एक्सटर्नल विजिबल पार्ट सिर्फ और सिर्फ यही है. कंपोज्ड ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड फिब्रो फैटी टिश्यूज जो कि नाक के अंदर मौजूद होती हैं. फिर आगे अहम बात कि एथमॉइड बोन एंड कार्टिलेज डिटरमिन द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ नोज. एथमॉइड बोन जो कि स्कल की एक बोन है, तो ये जो बोन है ये बेसिकली एक्सटर्नल फीचर के नाक जो है ना वो किस तरह की होगी, ऊपरी होगी, बैठी होगी, किस लिहाज से होगी, तो इसको डिटरमिन किया जाएगा बाय द एथमॉइड बोन. नॉस्ट्रल इज़ द ओपनिंग ऑफ द नोज. नथने जिसे कहते हैं अंदरूनी भी होते हैं और बैरूनी भी होते हैं. तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैव कवर व्हाइल इंटरनल नॉस्ट्रल्स हैव टेम्परेरी कवरिंग. External nostrils have cover और do not have cover. यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है. तो external nostrils don't have cover, जबकि internal nostrils जो है उनके ऊपर temporary covering मौजूद होती है जिसे हम soft palate कहते हैं. external nostril जो है ना वो मतलब हम हाथों की मदद से तो बंद कर सकते हैं, लेकिन वैसे फिज़िकली ये ब्लॉक नहीं होते, लेकिन बहरहाल बंद किए जा सकते हैं. और जो इंटरनल नॉस्ट्रल्स हैं इसके ऊपर टेम्परेरी कवरिंग आती है जो कि पैलेट
का ही एक पार्ट है जिसे हम तालू की हड्डी का पार्ट है जिसे हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, क्योंकि खुराक ने यहाँ से ऑरल कैविटी के पिछले हिस्से से होते हुए फेरिंग्स से होते हुए हवा ने लेरिंग्स की तरफ जाना होता है. देन नेजल कैविटीज आर हॉलो स्पेसेस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स. इंटरनल और एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसे हम नेजल कैविटीज़ का नाम देते हैं. तो नेजल कैविटीज़ दीज आर बेसिकली 2 इन नंबर, 2 हैं तादाद के अंदर ये. उसके बाद पैरेलल टू ईच अदर, दोनों नेजल कैविटीज़ एक दूसरे के पैरेलल हैं और उसके साथ साथ ये ऑरल कैविटी के भी पैरेलल हुआ करती हैं. इन दोनों को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम ईच अदर बाय द नेजल सेप्टम, जो कि पार्ट ऑफ नेजल बोन है बेसिकली. तो इसके ज़रिए इसे सेपरेट किया जाएगा. आगे हेयर कंटेनिंग द इंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के अगले हिस्से में जो बाल मौजूद होते हैं, इस नेजल कैविटी के अगले हिस्से को जिसमें बाल हैं, हेयर हैं, उसे हम वेस्टिब्यूल का नाम देते हैं. देन नेजल कैविटीज एंड बोथ नॉस्ट्रल्स आर लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम. सिलिएटेड एपिथेलियम, एपिथेलियम की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, तो उसमें एक सिलिएटेड एपिथेलियम है जो कि हेयर इमर्ज करती है. ईच नेजल कैविटी हैज़ 3 पैसेजवेज, हर नेजल कैविटी में मज़ीद आगे 3 खाने होते हैं. तो दोनों नेजल कैविटीज़ में मिलकर 6 खाने पाए जाते हैं ड्यू टू प्रोजेक्शंस ऑफ बोन्स. एयर एंटर्स एंड लीव्स द नेजल कैविटी थ्रू नॉस्ट्रल. खा अंदर जा रही है तब भी नेजल कैविटी को इंटरनल नॉस्ट्रल के ज़रिए लीव करेगी, और खा बाहर जा रही है तब भी नेजल कैविटीज़ को ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के ज़रिए लीव किया करती है. देन रोल ऑफ नोज़. अब नोज़ का किरदार क्या है? सबसे पहले फिल्ट्रेशन इसका अहम किरदार है. हवा को फिल्टर करना है डस्ट पार्टिकल्स से भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी. तो लार्ज डस्ट पार्टिकल्स बाय हेयर एंड म्यूकस, और इसी तरह जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, इन स्मॉलर पार्टिकल्स को कैप्चर किया जाता है बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन. यहाँ म्यूकस ये बेसिकली सेल्स ये मेम्ब्रेन के लिए, और ये म्यूकस जो है ना इसकी सेक्रेशन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. तो इस चीज़ को बॉदर कीजिएगा ज़रा. देन हवा को हीट अप किया जाएगा. ये म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं अंडरनीथ, हेल्प टू वार्म एयर टू अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस. हवा थोड़ी सी गर्म होगी, मॉइस्ट भी होगी, तो मॉइस्ट हीट आप जानते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्लो डाउन करने के लिए, उसकी ग्रोथ को स्लो डाउन करने के लिए ये इफ़ेक्टिव होती है. तो अब ये अल्टीमेटली एक डिफेंस मैकेनिज़्म भी बन गया जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फिल्टर किया जा रहा है हेयर और म्यूकस के ज़रिए, और इसको पकड़ा भी जा रहा है और इसको मारा भी जा रहा है. देन हवा को गीला भी किया जाएगा, मॉइस्ट किया जाएगा, ताकि इन जरासीमों को आसानी के साथ इनकी किलिंग की जा सके, डिफेंस का काम किया जा सके. तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ना यही बेसिकली हवा को मॉइस्ट करने का काम करती है. देन फेरिंग्स. ये जो फेरिंग्स है आल्सो कॉल्ड थ्रॉट, गला भी जिसे कहा करते हैं, तो मस्कुलर पैसेज है, मसल्स मौजूद हैं इसके अंदर. मस्कुलर पैसेज डुअल रोल है इसका, पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसमें 3 जो है ना पैसेज वेज हैं, 2 आने वाले, 1 जाने वाला. अगर हम इनहेल कर रहे हैं तो इसी तरह एक्सेल कर रहे हैं तो एक जो है इसमें, लेकिन हम इनटेक की ही बात करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा. जैसे नेज़ोफेरिंग्स है, तो 2 नेज़ल कैविटीज़ से जो रास्ता फेरिंग्स को जाता है उसे हम नेज़ोफेरिंग्स कहते हैं. ऑरोफेरिंग्स फेरिंग्स जो कि मुंह से ऑरल कैविटी से जाता है फेरिंग्स की तरफ, ऑरोफेरिंग्स. अब ये कॉमन पैसेज रखने की अल्लाह ताला की ये कुदरत क्या है, तो उसमें एक तो ये है कि सांस हम दोनों तरीके से ले सकें. दूसरी अहम बात ये कि मेडिकली जब कभी ज़रूरत पड़ती है ऑरली जो है ना वो नहीं करवाया जा सकती इंजेक्शन, तो जब हम फूड पाइप लगाएंगे कैथीटर की मदद से, तो उसमें हम नेज़ल कैविटी का आमतौर पे सहारा लिया करते हैं.
दांतों के नीचे ना मुंह के ज़रिए हम नहीं लगाते ताकि दांतों के नीचे आके इसे चबा ना दिया जाए, ये नुकसान ना हो जाए, इसलिए हम नेजल कैविटी के ज़रिए इस फूड पाइप को एंटर किया करते हैं। देन लेरेंजियोफेरिंक्स, फेरिंग्स टू द लेरिंग्स, हवा की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से लेरेंजियो फेरिंग्स, अगर हम यहाँ देखें तो इसी तरह से ओसेजियो फेरिंग्स, फेरिंग्स से एसोफेगस की तरफ जो है ना वो भी पाइपलाइन चला करती है, लेकिन यहाँ हम चूंकि सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। आगे लेरिंग्स है। लेरिंग्स जो है इट इज़ एन एनलार्जमेंट इन द एयरवे, एयर पैसेज वे के अंदर ये एनलार्जमेंट है। वैसे तो एनलार्ज स्ट्रक्चर है कोई नहीं लंग्स के अलावा, लेकिन एयर पैसेज वे लंग्स का हिस्सा नहीं है, तो ये एक एनलार्जमेंट है, फूला हुआ हिस्सा है, प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द ट्रैकिया बट बिलो द लेरिंग्स, लेरिंग्स के नीचे लेकिन ट्रैकिया के ऊपर, कंपोज्ड ऑफ मसल्स एंड कार्टिलेज। इसका भी डुअल फंक्शन है, एयर कैनाल एंड एयर कंट्रोलर। सेकेंड ऑर्गन ऑफ वॉइस, इसे हम वॉइस बॉक्स भी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं। एयर इज चैनलाइज्ड फ्रॉम फेरिंग्स टू द लेरिंग्स थ्रू द लेरेंजियो फेरिंग्स, अभी हम पीछे बात करके आए हैं। तो 3 पैसेज वे होते हैं यहाँ पर। देन ग्लॉटस, ओपनिंग ऑफ द लेरिंग्स, इसे हम ग्लॉटस कहते हैं, विच इज़ लाइंड बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि म्यूकस पैदा किया करती है। अब लास्ट स्लाइड में हमने ये देखा कि जो लेरिंग्स है इसमें का मसल्स भी होते हैं और कार्टिलेज भी होता है। तो वन ऑफ द कार्टिलेज ऑफ द लेरिंग्स इज कॉल्ड एपिग्लॉटस, जो कि ढक्कन के तौर पे है, और ये मस्कुलरली कंट्रोल्ड होता है और इसका एक्शन हिंज लाइक होता है। इनके टो एंड फ्रो, ऊपर और नीचे आने का सिलसिला होगा। ढक्कन के तौर पे काम करेगा, लिड के तौर पे काम करेगा ओवर द ग्लॉटस, यूजुअली स्टैंड अपराइट एंड अलाउ एयर टू एंटर द लेरिंग्स। अपराइट रहेगा, हवा गुजरती रहेगी, लेकिन जब भी ये नीचे की तरफ आएगा इट इज़ प्रेस्ड डाउनवर्ड ड्यूरिंग द स्वेलोइंग, ख़ास तौर पे निगलने के दौरान। तो वाइल लेरिंग्स इज़ रेज्ड अप, जब भी स्वेलो किया जाएगा जुबान पीछे को हटेगी, लेरिंग्स ऊपर को हटेगी, तो उस वक्त ये डाउनवर्ड मूव करेगा। कितना? लेस और मोर हॉरिजॉन्टल, पार्शली कवर्स द ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स, मुकम्मल तौर पे लेरिंग्स की कवरिंग को ये क्लोज नहीं करता, लेकिन पार्शली, इसी वजह से हम इसे कहते हैं लेस और मोर हॉरिजॉन्टल, मुकम्मल तौर पे हॉरिजॉन्टल नहीं होता ये एपिग्लॉटस। अब वोकल कॉर्ड्स, 2 थिन एज्ड फाइब्रस बैंड्स, 2 थिन एज वाले हैं। थिन एज का मकसद ये है ताकि आसानी से वाइब्रेट हो सके जब हवा को एक्सेल किया जाता है। बाय स्ट्रेचिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन के स्ट्रेच करने से, खिंच जाने से जो 2 फाइब्रस बैंड्स बनेंगे, ये स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली होते हैं, ग्लॉटस के अंदर, सुराख के अंदर हॉरिजॉन्टली लाई किया करते हैं। मेल हैज़ लार्जर साइज्ड वोकल कॉर्ड्स, जिसकी वजह से पिच लो होगी, जबकि फीमेल में ये स्मॉलर साइज़ के होंगे और पिच हाई होगी, जिसकी वजह से आवाज़ बारीक होती है। वोकल कॉर्ड्स हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ वॉइस व्हेन वाइब्रेटेड बाय एक्सेल्ड एयर, इनहेल्ड एयर के दौरान वॉइस जनरेट नहीं होती। इनहेल्ड एयर के दौरान इनहेल्ड एयर के दौरान वॉइस प्रोडक्शन नहीं होती, जबकि एक्सेल्ड एयर के दौरान वॉइस प्रोडक्शन हुआ करती है। अच्छा जी, इसके बाद आगे विंड पाइप आ जाएगा, जिसे ट्रैकिया कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप। कुछ इन्फॉर्मेशन अदर बुक्स में है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर वाइड। ले वेंट्रल टू द एसोफेगस, एसोफेगस की वेंट्रल साइड पर, बॉडी की वेंट्रल साइड पर ये मौजूद होता है। एक्सटेंड्स टू द चेस्ट कैविटी और लेरिंग्स, थॉरेक्स। अब इसके अंदर सी शेप कार्टिलेज पाया जाता है। इस सी शेप्ड कार्टिलेज को केपी के बुक के अंदर हॉर्स शू शेप्ड कार्टिलेज भी लिखा गया है, जिसमें 15 से 20 रिंग्स, जबकि एक बुक में 16 to 20 रिंग्स का तज़किरा किया गया है। दीज रिंग्स प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग एंड कीप द पैसेज ऑफ एयर ओपन। ये वो जो आपसे बात की गई थी कि हॉर्स शू शेप्ड,
तो हॉर्स में जो खुरियाँ हैं उसका जो शू है उसके जैसी इसकी शक्ल होती है, इस सी शेप कार्टिलेज की। तो देन आगे ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है that is divided into left and right bronchi. तो राइट ब्रोंकाई हैज़ मोर डायमीटर देन द लेफ्ट ब्रोंकाई। उसकी वजह है कि राइट ब्रोंकाई जो है ना, राइट लंग्स जो है उसके अंदर 3 जो है ना लोब्स पाए जाते हैं, ज़्यादा एरिया होता है, जबकि लेफ्ट लंग का एरिया कम होता है। राइट ब्रोंकाई इज़ आल्सो शॉर्टर देन लेफ्ट ब्रोंकाई। Then each bronchus on entering the lungs divides to form the primary bronchi. जब सबसे पहली bronchus की डिवीजन से बनेगी ना, उसे हम प्राइमरी, देन वहाँ से सेकेंडरी, और सेकेंडरी से आगे टर्शरी। आगे 2 secondary bronchi in the left lung and 3 secondary bronchi in the right lung, क्योंकि पार्ट 3 है ना, आगे लोब्स 3 हैं। तो सेकेंडरी ब्रोंकाई गिव राइज टू द टर्शरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर हैव द सेम कार्टिलेजिनियस रिंग एज ट्रैकिया, लेकिन जैसे ही सेकेंडरी और टर्शरी में आएगा तो सी शेप कार्टिलेज की बजाय इररेगुलर कार्टिलेजिनियस प्लेट्स बन जाएंगी। तो इनका डायमीटर 1 mm से ज़्यादा होता है। 1 mm से जैसे ही पहुंचेगा तो अगली डिवीजन को हम कंसीडर करना शुरू कर देते हैं। तो इसका डायमीटर 1 mm से ज़्यादा होता है। देन ब्रोंकाई का डायमीटर जैसे ही 1 mm पे पहुंचेगा, तो एक तो डायमीटर का डिफरेंस है। टर्शरी ब्रोंकाई जैसे ही 1 mm पे पहुंचेगी, हम इसे 1 mm और लेस, हम इसे ब्रोंकियोल कहते हैं। जिसके अंदर दूसरा अहम बात यह है कि इसमें कार्टिलेज सिरे से मौजूद ही नहीं होता। तो इसमें एक बड़ी अहम बात कि ब्रोंकियोल कैन चेंज देयर डायमीटर अकॉर्डिंग टू देयर एयर फ्लो। वहाँ से एयर ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है, इसके अकॉर्डिंग इसके डायमीटर, क्योंकि ये मस्कुलर होती है, सर्कुलर स्मूथ मसल से बनी होती है, तो इसके डायमीटर में कमी या ज़्यादती हो सकती है। और ये ऑटोमेटिक होगी, इनवॉलंटरी होगी, इसलिए इसमें ये स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। ब्रोंक्यूल्स डिवाइड टू फॉर्म फाइनली टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स विच लीड टू द एयर सैक। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है ये आगे एयर सैक, और एयर सैक के आगे फिर हर एयर सैक के अंदर काफ़ी सारे एल्वियोलाई मौजूद होते हैं जो कि साइड्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज होते हैं। देन एयर सैक, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स कहा गया है, जबकि एयर सैक के अंदर अब यहाँ काफ़ी सारे एल्वियोलाई मौजूद होते हैं, टाइनी एयर फिल्ड चैम्बर्स। हर एयर सैक में काफ़ी सारे एल्वियोलाई हैं। तो ईच एयर सैक कंसिस्ट ऑफ सेवरल माइक्रोस्कोपिक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एल्वियोलाई, जिनके बाहर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज पाया जाता है ताकि यहाँ गैसियस एक्सचेंज हो। एक लंग के अंदर 700 मिलियन एल्वियोलाई मौजूद होते हैं, जिसकी दीवारों की मोटाई 0.1 माइक्रोमीटर होगी। इसमें कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स भी होती हैं ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए, ये बंद ना हो जाए, रिकॉयल ना हो जाए और एक्सपेंशन से रुक ना जाए, क्योंकि अगर ये बंद हो गया तो गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। तो इन एल्वियोलाई को ना हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स कहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से लंग्स की अपीयरेंस जो है ना वो स्पॉन्जी नज़र आती है। देन ये जो एल्वियोलाई है इसको थोड़ा सा यहाँ पे इलेबोरेट भी किया गया कि ये सारे का सारा एयर सैक है। इस एयर सैक के अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई मौजूद हैं। ये एल्वियोलाई है, इस एल्वियोलाई में हवा आई, इस हवा के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। तो इसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, जाल है। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है ना वो अंदर आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी, और यहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेट होने के बाद आगे मूव कर जाएगा। That is about today's lecture. Thank you.